ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी धात जो ना सोना है ना करेंसी नोट, लेकिन जिसके बगैर आज की एडवांस दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, और ये कहानी सिर्फ सिल्वर की कीमत की नहीं, ये कहानी है कंट्रोल की, ताकत की और फ्यूचर की। कहानी बहुत पुरानी है। आज से सैकड़ों साल पहले जब दुनिया गोल्ड की बात करती थी, अक्सर लोग ये समझते हैं कि चाइना हमेशा से गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना की मईशत सदियों तक गोल्ड पे नहीं, सिल्वर पर डिपेंड करती थी। चाइना में सिल्वर के ज़रिए टैक्स अदा होते थे, बड़े तजारती मुआहदे सिल्वर में सेटल होते थे, सिल्वर ट्रेड बैलेंस के वज़न से नापा जाता था। 1500 से लेकर 1800 तक दुनिया भर से सिल्वर चाइना की तरफ बहता रहा। अगर चाइना से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते थे तो सिल्वर देना लाजमी था। सिल्वर चाइना के लिए सिर्फ पैसा नहीं था, सिल्वर ने चाइना की पूरी मईशत को मुस्तहकम करके रखा था। 1934 में यूनाइटेड स्टेट ने एक कानून पास किया जिसे कहा जाता है सिल्वर परचेज एक्ट। इस कानून के तहत यूएस गवर्नमेंट ने बड़ी मिकदार में सिल्वर खरीदना शुरू किया। नतीजा ये निकला, सिल्वर की कीमत बड़ी तेज़ी से ऊपर चली गई। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर किसी मुल्क की मईशत सिल्वर बेस्ड हो और सिल्वर अचानक महंगा हो जाए तो क्या होता है। सिल्वर मुल्क से बाहर निकलने लगता है, मनी सप्लाई सुकड़ जाती है, प्राइसेस गिरने लगती हैं, जिसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन वक्त के साथ लोग खर्च करना छोड़ देते हैं, सरमायाकारी रोक देते हैं, नौकरियां देना बंद हो जाती हैं और मईशत खुद को खाने लगती है। इसी वजह से 1935 में चाइना ने सिल्वर स्टैंडर्ड छोड़कर पेपर करेंसी सिस्टम इख्तियार कर लिया। लेकिन ये बात याद रखें, सिल्वर नाकाम नहीं हुआ, कंट्रोल नाकाम हुआ। चाइना ने एक बहुत अहम सबक सीखा, अगर आपकी मईशत किसी ऐसे रिसोर्स पर डिपेंड करती है जिसे आप कंट्रोल नहीं करते, तो दूसरी ताकतें उसे आपके खिलाफ वेपन बना सकती हैं। आज वही चाइना सिल्वर के खेल को दोबारा अपने हाथ में ले चुका है, लेकिन इस बार खामोशी से। चाइना ने सिल्वर को ड्यूल स्ट्रेटेजिक मटेरियल करार दे दिया है। मतलब सिल्वर अब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं रहा, ये मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक बन चुका है। सिल्वर ने इस साल तकरीबन हर चीज़ को बीट किया है। 1 जनवरी 2026 से सिल्वर पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। ये फुल बैन नहीं है, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम है, यानी सिल्वर एक्सपोर्ट हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि सिल्वर शायद चाइना के अंदर से ही निकलता हो, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दुनिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मेक्सिको, जो दुनिया का 20 से 22% सिल्वर प्रोड्यूस करती हैं या निकालती हैं, उसके बाद पेरू, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, ये तमाम मुल्क वो हैं जिन मुल्कों से सिल्वर निकलता है। सिल्वर ज़्यादातर लैटिनिक अमेरिका की ज़मीन से निकलता है। चाइना उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आता भी नहीं है जो सिल्वर निकालती हैं। तो फिर सवाल ये है, चाइना सिल्वर के गेम में इतना पावरफुल कैसे हुआ? अब यहाँ पे हम असल राज खोलते हैं। सिल्वर ज़मीन से निकलना असल खेल नहीं है, असल खेल है प्रोसेसिंग का, रिफाइनिंग का। दुनिया भर में LBMA की तरफ से तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 70 से 80 अप्रूव्ड सिल्वर रिफाइनरीज मौजूद हैं, लेकिन अगर हम वॉल्यूम के लिहाज से इनका अंदाज़ा लगाएं तो चाइना इन सब में डोमिनेट कर रहा है। एक एस्टिमेट फिगर के मुताबिक चाइना तकरीबन 60 से 70% वर्ल्ड का सिल्वर रिफाइन करता है या प्रोसेस करता है। ये कह सकते हैं कि अर्जेंटीना, पेरू, मेक्सिको से जो सिल्वर निकलता है वो सारे का सारा चाइना प्रोसेस करता है। इन तमाम मुल्कों से निकलने वाला सिल्वर बाय शिप चाइना भिजवाते हैं। चाइना में जाके ये बहुत बड़ी रिफाइनरीज के अंदर प्रोसेस किया जाता है। अब चाइना में ये प्रोसेस क्यों होता है? चाइना के अंदर मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर रिफाइनरीज मौजूद हैं। वो जिस कॉस्ट के ऊपर इसको प्रोसेस करती हैं, दुनिया में कोई और इसको बीट नहीं कर सकता। चाइना की गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करती है। रिजल्ट क्या निकलता है? लो ग्रेड कंसनट्रेट जो इन मुल्कों से बाय शिप के ज़रिए चाइना में आता है, उसे रिफाइंड सिल्वर में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रेड सिल्वर मटेरियल तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल वही है जो रेयर अर्थ के साथ हुआ, जहां चाइना आज 80 से 90% इसको कंट्रोल कर रहा है।
चाइना सिल्वर को अपने वॉल्ट में बंद नहीं करना चाहता। चाइना ये चाहता है सिल्वर उसकी फैक्ट्रीज में जाए, सोलर पैनल्स बने, ईवीज बने, बैटरीज बने, इलेक्ट्रॉनिक्स बने, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बने, सैटेलाइट्स वगैरह में इस्तेमाल हो और बने, और फिर चाइना ये चाहता है कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया को बेचा जाए, क्योंकि असल पैसा वैल्यू एडिशन में है। आज दुनिया की 10 टॉप सोलर कंपनीज में से 8 चाइना में हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एक्सपोर्टर है, ईवी एक्सपोर्टर है। सिल्वर की डिमांड खामोशी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, चिप्स, डाटा सेंटर्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, ये सब सिल्वर के बगैर मुमकिन नहीं। और मसला यही है, सिल्वर की सप्लाई तेज़ी से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सिल्वर बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मीन लीड, जिंक, कॉपर की माइनिंग के दौरान या इनकी प्रोसेसिंग के दरमियान सिल्वर पैदा होता है। इसीलिए जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई वही रहती है, और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई वही रहेगी, तो शॉर्टेज बनती है। इसको कहते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट में कॉमेक्स एक्सचेंज पेपर सिल्वर ट्रेड हो रहा है। वहां पे प्राइस रिलेटिवली सिल्वर की लो है, और अगर कॉमेक्स से फिजिकल डिलीवरी मांग ली जाए इंडस्ट्री के लिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ जो डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से कॉमेक्स सिर्फ 10% डिमांड पूरी कर सकती है, क्योंकि उसके पास फिजिकल सिल्वर अवेलेबल नहीं है। इसी जगह पे अब हम शिफ्ट करते हैं शंघाई सिल्वर मार्केट की तरफ। फैक्ट्रीज को सिल्वर इसी जगह से मिलता है, रियल डिमांड रिफ्लेक्ट यहीं से होती है, लेकिन फिजिकल सिल्वर मार्केट में महंगी हो रही है, बार्स मिलना मुश्किल हो रही हैं, रेट प्रीमियम्स हो रहे हैं। इस वक्त ऐसा है कि शंघाई में सिल्वर $86 और कॉमेक्स में $76 के ऊपर सिल्वर ट्रेड हो रहा है। नॉर्मली ट्रेडर्स आर्बिट्राज करते हैं, सिल्वर इधर से उठा के उधर बेचते हैं, और ये जो दरमियान में मार्केट्स का फ़र्क होता है इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब फ़र्क ख़त्म ना हो तो इसका मतलब ये होता है सिल्वर फ्रीली मूव नहीं कर पा रही, सप्लाई चेन टाइट है। तो जब सप्लाई चेन टाइट होगी तो फिर लामहला सी बात है, रेट्स इंक्रीज होंगे। फ्यूचर मार्केट किस जगह पे काम आती है, कॉमेक्स पेपर ट्रेडिंग क्यों यूज़ होती है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए यूज़ होती हैं कि मार्केट को गैम्बल करें। ये गलत है। फैक्ट्रीज और इन्वेस्टर फ्यूचर मार्केट में स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं आती, वो आती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री है जो कार्स बनाती है। हर गाड़ी बनाने के लिए थोड़ी सी सिल्वर लगती है। अब उसके वायरिंग, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत आज के वक्त में आप समझ लें $78 पर ऑन्स है। फैक्ट्री ने अगले 6 महीने के लिए प्रोडक्शन प्लान कर ली, कार प्राइसेस फिक्स कर ली, सैलरीज फिक्स कर ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। अब मसला ये है, अगर सिल्वर अचानक $150 या $200 ऑन्स पे चला जाए तो फैक्ट्री की कॉस्ट ओवरनाइट एक्सपोर्ट हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो सकता है, प्रोडक्शन स्लो हो सकती है, या कोई भी फैक्टर आ सकता है। फैक्ट्रीज को प्राइस सरप्राइजेस सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, इन चीज़ों से वो बहुत डरती हैं। यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम आता है। फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री कॉमेक्स मार्केट में जाएगी, सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करेगी और आज की प्राइस पर अपनी फ्यूचर कॉस्ट को लॉक कर लेती है, बाय या सेल किसी भी सेंस में। इसका मतलब ये होता है मुझे सिल्वर बाद में चाहिए, लेकिन इसकी कीमत आज ही फिक्स कर रहा हूं। अब अगर मार्केट प्राइस ऊपर चली जाती है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से फैक्ट्री को प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट फिजिकल सिल्वर की महंगी प्राइस को बैलेंस कर देता है, यानी कि फिजिकल सिल्वर्स महंगा हो गया, फ्यूचर सिल्वर्स हेज किया, उससे जो प्रॉफिट मिला वो नेट प्रॉफिट में उसकी प्राइस को मैनेज कर गया। यही हेजिंग है। और एक बात बहुत क्लियर रखें, फैक्ट्रीज फ्यूचर सिल्वर्स जो हैं वहां से गाड़ियां नहीं बनाती। मतलब फ्यूचर मार्केट कॉमेक्स से या पेपर ट्रेडिंग से फैक्ट्रियां गाड़ियां बनाने के लिए सिल्वर नहीं लेती, या सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो फ्यूचर मार्केट से सिल्वर सोर्स नहीं करती। फैक्ट्रीज को असल में फिजिकल सिल्वर ही चाहिए। जो वो फिजिकल सिल्वर्स उसको शंघाई मार्केट से मिलेगा या रिफाइनर से मिलेगा, जिसके वो सौदे पहले ही कर चुकी होती हैं, एग्रीमेंट्स कर चुकी होती हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से प्राइस के रिस्क को मैनेज करती हैं शॉक एब्जॉर्बर की तरह। यही वजह है कि पेपर मार्केट इसी वजह से ख़त्म नहीं हो सकती कि इसके अंदर हैजिंग होती है, प्लानिंग होती है, और इन्हीं चीज़ों को मार्केट में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।
अब ये समझें कि पेपर मार्केट फिजिकल रियलिटी से भाग नहीं सकती। अगर फिजिकल सिल्वर वाकई नाकाफी हो जाए, डिलीवरी मुश्किल हो जाए, प्रीमियम बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, तो फ्यूचर प्राइसेस को भी उसके साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। पेपर मार्केट डिले कर सकती है, मार्केट को कुछ देर के लिए साइडवेज कर सकती है, लेकिन ओवरऑल इसको रियल मार्केट की प्राइस के साथ ही जाना पड़ेगा, वो इग्नोर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का क्या रोल है उसको भी देख लेते हैं। इस सारी गेम के अंदर चाइना अकेला नहीं है, अमेरिका भी ये गेम समझता है। यूएस खुद सिल्वर माइनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ना सिल्वर रिफाइनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यूएस की जो रिफाइनरीज हैं वो हाई ग्रेड सिल्वर बार्स को प्रोसेस करती हैं, लो ग्रेड सिल्वर कंसंट्रेशन के लिए वो रिफाइनरीज नहीं बनी। यूएस चीपली प्रोसेस नहीं कर सकता जिस तरह चाइना कर सकता है। अब यूएस के पास ये ऑप्शन बचती है कि वो लैटिन अमेरिका के जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, क्योंकि चाइना रॉ मटेरियल वहां से ले रहा है, लो ग्रेड सिल्वर कंसंट्रेट जो वहां से ले रहा है और खुद प्रोसेस कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है। ये सिर्फ ऑयल के लिए नहीं है, इसके पीछे बहुत आगे चीज़ें हैं। फर्दरमोर जिन कंट्रीज़ का अमेरिका ने नाम लिया है उनके ऊपर भी अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है। किसी न किसी तरीके में वो देखें अर्जेंटीना, पेरू, मेक्सिको पर फोकस कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं कभी वो यूएस टैरिफ की मद में, कभी पॉलिटिकल प्रेशर्स की मद में, कभी वो माइनिंग इन्वेस्टमेंट की मद में किसी न किसी ऐसी कंपनी में अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है जो माइनिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि जिसके हाथ में रॉ मटेरियल आएगा वही फ्यूचर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि तमाम गेम चाइना के हाथ में चली जाए। इस वक्त ग्लोबल सिल्वर माइनिंग जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 800 से 900 मिलियन ऑन्स पर ईयर पे चल रही है। 2025 की सप्लाई के ऊपर गौर करें तो 835 मिलियन ऑन्स तकरीबन 2025 की सप्लाई है, और अगर इसको 2026 की डिमांड के साथ कवर किया जाए तो 2026 में जो डिमांड आ रही है 1 to 1.5 बिलियन ऑन्स डिमांड है सिल्वर की। और आप खुद समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई में अगर इतना गैप हो और जिसकी प्रोडक्शन भी इतनी आसानी से ज़्यादा ना की जा सकती हो तो सिल्वर की प्राइसेस कहाँ जा सकती हैं। पिछले 5 साल में सिग्निफिकेंटली कॉमेक्स की इन्वेंट्री ड्रेन हुई है, और अगर आप वाज़िया तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा सिल्वर इस इन्वेंट्री से भी चाइना मुंतकिल हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या सिल्वर के बगैर दुनिया चल सकती है? तो जवाब है नहीं। अगर सिल्वर नाकाफ़ी हो गया तो प्राइस मैटर नहीं करेगी, अवेलेबिलिटी मैटर करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। फैक्ट्रीज को सिल्वर हर हाल में चाहिए, कीमत कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनकी प्रोडक्शन के अंदर बहुत माइनर मिकदार में सिल्वर यूज होता है, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो कुछ आज हो रहा है ये रॉ मटेरियल के कंट्रोल का सिलसिला है, सप्लाई चेन के कंट्रोल का सिलसिला है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के कंट्रोल का सिलसिला है। इसलिए मैं इसको इस तरह समझूंगा कि गोल्ड ट्रस्ट इन मनी है, सिल्वर कंट्रोल ओवर द मॉडर्न वर्ल्ड है। चाइना ये खेल बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है और वो अब खामोशी से इस खेल को देख रहा है। इख्तिताम में मैं ये कहूँगा कि मैं सिल्वर पर बुलिश हूँ, लेकिन फ़ैसला आपका है। आपको मैंने तमाम स्टोरी बता दी है, इसके हिसाब से आप इसका फ़ैसला कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग में कॉमेक्स ज़्यादा कुछ अरसे के लिए कंसोलिडेशन में ले जा सकती है, लेकिन उसको जो फिज़िकल मार्केट की प्राइस होगी उसको मैच करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौजू पे मिलेंगे। थैंक यू।